गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज 1 अगस्त 2024। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग 7 टॉपिक्स कौन कौन से करने वाले हैं, एक बार ब्रीफली आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। पहला टॉपिक हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज तरंग शक्ति के बारे में, क्योंकि ऑपरेशंस और एक्सरसाइज से पिछले 2 साल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसलिए ये थोड़ा हमें करना जरूरी है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। उसके अलावा प्रिविलेज नोटिस क्या होता है, प्रिविलेज मोशन क्या होता है जो हमारी पार्लियामेंट के अंदर दिया जाता है। इस बार जो प्रिविलेज मोशन का जो ये बेसिकली मोशन है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के अगेंस्ट में आया है, उसके बारे में बात करेंगे। काबिनी डैम के बारे में बात करेंगे। केरला के अंदर जिस तरह से जो इतना ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है, वेनाड के अंदर जो लैंडस्लाइड हुआ जहाँ पे 200 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली, और अभी भी हो सकता है कई सारे लोग मिसिंग हों, तो वहाँ पे हम लोग काबिनी डैम के बारे में बात करेंगे। मसाई एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है, यहाँ से पहले भी यूपीएससी सवाल पूछ चुका है। मसाई ट्राइब एक तंजानिया और कीनिया में पाई जाती है, उसके बारे में बात कर सकते हैं थोड़ा सा। हमास के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पहले भी हम लोग इस टॉपिक को कर चुके हैं। रूहा नेशनल पार्क क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। और ISTIC यूनेस्को, देखिए छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, छोटी छोटी कन्वेंशंस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, जो यूजुअली 2-3 साल में एक बार न्यूज़ में आती हैं कहीं ना कहीं, लेकिन यूपीएससी इनके ऊपर नज़र रखता है। हम लोग ज़्यादातर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये जब छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस एग्जाम में पूछी जाती हैं तो इग्नोर कर देते हैं, और ये क्वेश्चन फिर थोड़े टफ हो जाते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में ऐसी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग डेफिनेटली कवर करते ही हैं और आगे भी कवर करेंगे। उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं ISTIC यूनेस्को के बारे में। ठीक है जी, चलो सीधा बढ़ते हैं पहले। और एक्सरसाइज तरंग शक्ति, तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, ये इंडिया की एक्सरसाइज है। और इंडिया ने बेसिकली बहुत सारी कंट्रीज को इनविटेशन भेजा यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। मोर देन 50 कंट्रीज को हम लोगों ने भेजा था। इनविटेशन तो देके भेजे जाता, जिस घर में शादी होती है तो सबको इनविटेशन भेजा जाता है, अपने जो नियर डियर होते हैं। अब उसमें से कोई लोग आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, सबके अपने अपने रीजंस होते हैं, राइट। तो वहीं पे है बेसिकली। तो 10 कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने कंफर्म कर दिया है कि वो आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, अपने साथ अपने एयरक्राफ्ट भी लेके आएंगे। 18 कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने कहा है भैया वो आएंगे तो जरूर, लेकिन वो ऑब्जर्वर के तौर पे आएंगे, ऑब्जर्व करेंगे क्या सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो अपने साथ एयरक्राफ्ट लेके नहीं आएंगे, डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता है। टोटल जो पार्टिसिपेशन है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि वो 30 के आसपास पहुंच सकता है। बाकी कुछ कंट्री रिजेक्ट भी कर देती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा सुन के, लेकिन इसराइल और रशिया ये दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, जबकि दोनों इंडिया के बहुत बड़े डिफेंस पार्टनर्स हैं। तो इनकी अपनी रीजनिंग हो सकती है, तो उसमें कोई ऐसा इशू होता नहीं है सच। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे उसमें फ्रांस आता है जो कि रफाइल लेके आएगा, जर्मनी जो है टाइफून, ऑस्ट्रेलिया F-18 जो कि बहुत एडवांस अमेरिकन एयरक्राफ्ट है, ग्रीस F-16 लेके आएगा। उसके अलावा अमेरिका, स्पेन, यूके, बांग्लादेश, सिंगापुर, UAE, ये सब कंट्री पार्टिसिपेट करने वाली हैं और 30 के आसपास कंट्रीज हो जाएंगी। इंडिया से हम लोग अपना भी लोकल बहुत कुछ यहाँ पे इस बार शोकेस करेंगे। 2 फेज में होगा। पहला जो फेज है वो 6 और 14 के बीच में होने वाला अगस्त में, तमिलनाडु के सुलूर में होगा। दूसरा जो फेज है वो अगस्त 29 से लेकर सितंबर 14 के बीच में होगा, जोधपुर राजस्थान के अंदर होने वाला है। इंडिया से हम लोग क्या क्या लेके जाने वाले हैं, LCA तेजस, मिराज 2000, रफेल, LCH प्रचंड, ध्रुव, रुद्रा। अब इसमें देखिए, इनमें से ज्यादातर तो इंडिजिनस ही हैं जो हम लोगों ने खुद बनाए हैं। इसका मतलब ये सरकार ने साफ साफ कर दिया है कि भाई जो ये एक्सरसाइज होने वाली है, हम यहाँ पे इंडिया की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को दिखाएंगे। हम दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं भाई हम लोग सिर्फ इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, हम लोग खुद भी काफी कुछ बना सकते हैं, और बनाया भी हम लोगों ने, ऐसी बात नहीं है। और पिछले 10-12 सालों में अगर देखोगे, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है डिफेंस में वो भी काफी इंप्रूव हुआ है। और इंडिया चाहता है कि अगले 25-30 सालों में हम लोग आत्मनिर्भर बने, चाइना जैसे। चाइना एक समय पे बहुत बड़ा इंपोर्टर हुआ करता था डिफेंस इक्विपमेंट्स का, और आज वो एक्सपोर्ट करता है। तो कुछ कुछ हम लोग बेसिकली उसी साइड में जाने वाले हैं। अब सवाल यह है कि जो तरंग शक्ति जो एक्सरसाइज होने वाली है, ये हमारी फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज होगी। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब हम इस तरह की एक्सरसाइज की बात करते हैं तो आपने ध्यान देना है कि ये कौन सी एक्सरसाइज है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, या फिर एयर एक्सरसाइज है। क्योंकि एग्जाम में जब वो पूछेगा आपसे, हमारे ध्यान में सिर्फ एक्सरसाइज रहता है, ये पहले वाला वर्ड हम लोग भूल जाते हैं। कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जो तीनों फोर्सेस की जॉइंट एक्सरसाइज होती हैं, जिसमें एयर फोर्स, नेवी और मिलिट्री तीनों आती हैं। कुछ में अलग अलग होता है। ये आपने बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना फ्यूचर में जब भी एग्जाम में इस तरह से सवाल आए। तो ये अब तक का हमारा पहला मल्टीनेशनल और सबसे बड़ा एयर एक्सरसाइज होगा।
ये एक्सरसाइज कर की क्यों जाती हैं? क्यों भैया हम अमेरिका वालों को इनवाइट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वालों को इनवाइट कर रहे हैं? क्या जरूरत है? जरूरत है क्योंकि इससे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप इंप्रूव होता है। मान के चलिए फ्यूचर में कोई झगड़ा हो जाए या वर्ल्ड वॉर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो कुछ कंट्रीज आपस में एक दूसरे में ग्रुप तो बनाएंगी ना। अब जैसे मान लो अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अगर हम लोग एक साइड से लड़ रहे हैं दुश्मन के साथ, तो हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, हमारी जो फोर्सेज हैं, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, वो एक दूसरे के साथ सिंक करनी चाहिए, है ना। और हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो भी एक दूसरे के साथ फैमिलियर होने चाहिए, तभी जाके हम लोग कंबाइन तरीके से लड़ सकते हैं दुश्मन के साथ। इसीलिए एक्सरसाइज की जाती है। मतलब आप मैच खेलने जा रहे हो क्रिकेट का, तो उससे पहले ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस तो करोगे ना। तो इस तरह की प्रैक्टिस हैं बेसिकली। तो रियल टाइम एनवायरनमेंट में आप कॉम्प्लेक्स कॉम्बैट सिनेरियो में कैसे डील करोगे, वो सब यहां पे किया जाता है। और इंडिया का फोकस रहने वाला है इस बार इंडिजेनस डिफेंस सिस्टम के बारे में। तो हम लोग आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। तो बहुत सारे जो ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो बनाए गए हैं इंडियन स्टार्टअप्स के द्वारा, कंपनीज के द्वारा, वो भी यहाँ पे शोकेस किए जाएंगे। इतना आपको याद रखना है। दूसरी एयरफोर्स एक्सरसाइज हम लोग कौन कौन सी करते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, ये पूरी तरह से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, एकदम आपको याद रखने है, रट्टा मारना है इस पे तो कुछ भी नहीं है। यूपीएससी तो छोड़ो, अभी तो यूपीएससी भी ऐसे सवाल पूछ लेता कभी कभी, लेकिन आप स्टेट पीसीएस वगैरह या दूसरे एग्जाम देते हो, वहाँ पे भी ये सवाल काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो डेजर्ट नाइट हम लोग फ्रांस के साथ करते हैं, डेजर्ट फ्लैग यूएई के साथ, यूएस से फ्रांस वगैरह मिल के साथ करते हैं। उसके अलावा वायु शक्ति हम लोग इंडिया अकेला ही करता है, यूनिलेटरल करता है, खुद ही हम लोग अपने आपस में करते हैं। इंद्रधनुष हम लोग यूके के साथ करते हैं, सिंडेक्स सिंगापुर के साथ करते हैं। थोड़ा सा आपने इसको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लेता है। चलिए, प्रिविलेज नोटिस मामला क्या है थोड़ा सा आपको बता देता हूं, हालांकि आपसे एग्जाम में वो पूछता नहीं है कि भैया क्यों न्यूज में था, पर फिर भी आपको थोड़ा मैं बता देता हूं। कल क्या हुआ, कल पार्लियामेंट के अंदर डिबेट और डिस्कशन चल रही थी, जिसमें कास्ट सेंसस की डिमांड की जा रही थी अपोजिशन के द्वारा बड़े जोर शोर से। उसमें कास्ट को लेके कुछ हीटेड आर्गुमेंट हुए बिटवीन राहुल गांधी जी एंड अनुराग ठाकुर। उनके बीच अनुराग ठाकुर उनसे पूछ लिया, भैया आप बताइए आपकी कास्ट कौन सी है। तो कहने लगे, भैया आप कास्ट कैसे पूछ सकते हो। तो जब एक बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है, जब आप कोई जॉब के लिए फॉर्म भरते हो, चाहे सरकारी हो या कोई भी हो, आपके फॉर्म पे आपकी कास्ट पूछी जाती है, आपसे कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है, कास्ट के बेसिस पे आपको प्रिविलेज भी दिए जाते हैं, रिजर्वेशन दी जाती है। तो कास्ट को पूछना डजंट मीन कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आइडेंटिफिकेशन इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन, पहली बात तो ये, राइट। इसीलिए तो कास्ट वाला सिस्टम है ना हमारे यहाँ पे। जब सरकार खुद आपसे डॉक्यूमेंट में पूछ रही है आपकी कास्ट, आपसे कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रही है, तो अपोजिशन का यह कहना है कि कास्ट सेंसस करवाया जाए। क्या दिक्कत है? पता तो चले देश में भैया कितने कास्ट के कितने लोग हैं, क्योंकि देखिए अभी तक ओबीसी कास्ट का सेंसस नहीं होता है, तो वो तो एक अलग से डिमांड चल ही रही है। उसको लेके अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी जी के बीच में और बहुत सारा डिबेट और डिस्कशन हुआ, कुछ हीटेड डिस्कशन हुआ। उस डिस्कशन के पार्ट को स्पीकर के द्वारा एक्सपंज कर दिया गया। एक्सपंज का मतलब यह होता है, जैसे मान लो कोई स्पीच हो रही है, उस स्पीच के बीच में 10 मिनट का ऐसा आर्गुमेंट आ गया जो कि पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड का पार्ट नहीं बन सकता, तो स्पीकर साहब क्या करते हैं, उस पार्ट को हटा देते हैं, तो वो पार्लियामेंट के ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। तो अनुराग ठाकुर की जो स्पीच थी उससे कुछ पार्ट एक्सपंज कर दिया गया था। यूजली ऐसा माना जाता है कि जब किसी मेंबर की स्पीच का कोई पार्ट स्पीकर के द्वारा हटाया जाता है, तो इसका मतलब यह है कि वो पार्ट कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। एक बार हटा दिया तो मतलब वो था ही नहीं। लेकिन यहां पे क्या हुआ, वो जो कंट्रोवर्शियल पार्ट था स्पीच का, जो कि हटाया गया था स्पीकर साहब के द्वारा, उसी पार्ट को प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट कर दिया। तो अब यह कहा जाता है कि यह पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का सीधा सीधा वायलेशन है। प्रधानमंत्री जी एक ऐसी स्पीच को नहीं ट्वीट कर सकते जिसको स्पीकर ने एक्सपंज कर दिया है, हटा दिया है, और जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का ऑफिशियल पार्ट नहीं है। इसीलिए उनके अगेंस्ट में प्रिविलेज मोशन यहां पे डाल दिया गया। इतना आपको पता होना चाहिए पहले तो मामला क्या था। अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या होता है, देखिए सीधी सी बात है भाई, ये पार्लियामेंट जो है ना, वो मेंबर ऑफ, जो हमारी लोकसभा राज्यसभा है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का घर है, वो उनका हाउस है, इसलिए उसको हाउस बोलते हैं। तो उस हाउस के अंदर उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेज होते हैं, कुछ उनके स्पेशल अधिकार होते हैं जो उनको दिए जाते हैं, ताकि वो अपने काम को बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के कर सकें। तो जो अधिकार मुझे हैं
जो अधिकार मुझे हैं उससे ज्यादा अधिकार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को होते हैं जब वो स्पेशली हाउस के अंदर जाता है, ठीक है, क्योंकि वो उसका घर है, तो वहां पे डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, उसके घर का मामला है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। इसीलिए उनको कुछ इम्यूनिटी, कुछ स्पेशल अधिकार मिले हुए हैं ताकि अपनी ड्यूटी को वो प्रॉपर तरीके से कर सके। आर्टिकल 105 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को डिफाइन करता है। उसके अलावा जो लोकसभा राज्यसभा के अंदर रूल्स होते हैं वो इन प्रिविलेज को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। इनका पर्पस यही होता है जो मैंने आपको बता दिया, ताकि वो अपने काम को इंडिपेंडेंट तरीके से कर सके, इफेक्टिवली कर सके, अपनी ड्यूटी को प्रॉपर बिना किसी डर के कर सकें। बेसिकली जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमपीज होते हैं, वो हाउस में कुछ भी बोल सकते हैं, हालांकि उसके पीछे एक फैक्चुअल एक करेक्टनेस होनी चाहिए, लेकिन वो हाउस में कुछ भी बोलेंगे तो उनके ऊपर आप केस नहीं कर सकते कोर्ट में जाके, कल कि इसने मुझे ये बोला, आप कोर्ट में केस कर दिया, वो सब नहीं होता है। वो उनका प्रिविलेज होता है, वो उनका एक स्पेशल अधिकार होता है, वो आप कर सकते हो। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एमपीज होते हैं वो पार्लियामेंट में कुछ भी बोलें, उनको पूरी तरह से फ्रीडम होती है। उनको कोई आप लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते, उन्होंने क्या कहा, क्या किया पार्लियामेंट हाउस के अंदर, वो हाउस का मामला है, घर का मामला है, कोर्ट में आप नहीं जा सकते हो। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स जो होती हैं उसमें से क्या पब्लिश करना है, क्या नहीं करना है, ये सब हाउस की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप उनको केस, सिविल केस में अरेस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ क्रिमिनल केस के में अरेस्ट कर सकते हो। जब तक पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग चल रही होती है आप उनको कोर्ट में नहीं बुला सकते एज अ विटनेस। ऐसी बहुत सारी छोटे छोटे प्रिविलेज होते हैं। हालांकि मैंने 2-4 आपको लिए लिस्ट किए हैं, बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसके लिए लक्ष्मीकांत जरूर पढ़ें, क्योंकि जो पॉलिटी का बेसिक पार्ट है वो तो आप लक्ष्मीकांत से ही करोगे। यहाँ तो सिर्फ आप रिवीजन के लिए थोड़े आते हो, ठीक है। लक्ष्मीकांत किसी बच्चे ने पढ़ा है तो आप सिर्फ यहाँ से रिवीजन करिए, बेसिक पार्ट का, करंट अफेयर का नहीं। और अगर लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा है तो लक्ष्मीकांत पढ़े, तो इसके लिए तो मैं लक्ष्मीकांत ही रिकमेंड करूंगा, वो कर सकते हो। अब यह है कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर उस अधिकार का वायलेशन करता है, ब्रीच करता है, तो उसके खिलाफ मोशन लेके आया जा सकता है। वो मोशन स्पीकर साहब के पास जाता है या जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं उनके पास जाता है कि भाई इन्होंने अपने प्रिविलेज का मिसयूज किया है। जैसे मान लो किसी ने कोई गाली दे दिया या कोई ऐसा फैक्ट दे दिया जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। तो उसको आप स्पीकर को दे सकते हो, तो स्पीकर उसके ऊपर क्या करेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। कार्रवाई अलग अलग तरीके से हो सकती हैं। हमारे पास हमारे पार्लियामेंट में एक प्रिविलेज कमेटी भी होती है, लोकसभा राज्यसभा में। लोकसभा में उसके अंदर 15 मेंबर होते हैं, राज्यसभा में 10 मेंबर होते हैं। जब तो वो जिसने भी प्रिविलेज का वायलेशन किया है वो उन सारे उनके बिहेवियर को चेक करेंगे, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं। उसके बाद जो भी कार्रवाई होती है वो स्पीकर और चेयरमैन के ऊपर डिपेंड करता है। उस पूरे मुद्दे के ऊपर आधे घंटे तक डिबेट भी हो सकती है। अब क्या कार्रवाई होगी वो एक अलग बात है। जैसे थोड़े समय पहले जो महुआ मित्रा थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, बंगाल से, टीएमसी पार्टी से थी वो, उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन आया था कि उन्होंने अपना पासवर्ड जो और लॉगिन आईडी है वो किसी और के साथ शेयर की थी। तो उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन आया और फिर उनकी जो मेंबरशिप है उसको भी कैंसिल कर दिया गया था। तो ऐसा हो सकता है। अब आई डोंट थिंक सो प्रैक्टिकली तरीके से प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसा कुछ बहुत बड़ा यहाँ पे एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि वैसे भी स्पीकर उनकी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। बट फिर भी प्रिविलेज मोशन न्यूज़ में बार बार रहता है और थोड़ा उस कॉन्टेक्स्ट में आपको एग्जाम के लिए उसको पढ़ना चाहिए। लक्ष्मीकांत से आप जाके पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। चलिए काबिनी डैम की बात कर लेते हैं। केरला में जिस तरह से भयंकर बारिश चल रही है, वेनाड के अंदर जो लैंडस्लाइड हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली 200 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग कैबिनी डैम की बात कर सकते हैं। ओवरफ्लो हो गया है, रेड अलर्ट वहाँ पे इशू कर दिया गया है। काबिनी डैम यहाँ पे देखिए, ये जो आपको ब्लू कलर की नज़र आ रही है, ये हमारी कावेरी रिवर है और इसी की ट्रिब्यूटरी है काबिनी रिवर, उसके ऊपर बना हुआ है काबिनी डैम, ठीक है। तो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इसको कुछ लोग कपिला डैम भी कहते हैं, थोड़ा आपने ध्यान रखना है। कावेरी रिवर पे बना हुआ है, कावेरी रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है। इतना याद रखोगे तो आपके लिए काफ़ी है। कहाँ पे, वेनाड डिस्ट्रिक्ट जो केरला के अंदर है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है और वहाँ पे 2 रिवर्स और मिलती हैं छोटी छोटी, ठीक है, परमरम रिवर और मनंथवाड़ी रिवर, ठीक है। दोनों के कन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस का मतलब होता है जहाँ पे 2 रिवर्स मिलती हैं उसे कन्फ्लुएंस कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो इसे कन्फ्लुएंस कहते हैं, तो यहाँ पे 2 रिवर मिलती है वहाँ पे, सॉरी, हम लोगों ने कावेरी डैम बनाया हुआ है इरिगेशन पर्पज़ के लिए, यूजुअली जो है इसको बनाया गया था। इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशियंट होता है, छोटे छोटे डैम होते हैं, न्यूज़ में रहते हैं, तो इतनी इन्फॉर्मेशन भी अगर आप कर लेते हो काफ़ी है आपके लिए। चलिए मसाई के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको मैं एरिया दिखाता हूँ, ये देखिए ज़रा,
ये ऊपर जो है वो कीनिया है और नीचे तंजानिया है और यहाँ पे एक जगह पड़ती है ये वाली, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली दो बड़े बड़े नेशनल पार्क हैं, सिरांगटी नेशनल पार्क है और नोरोम नेशनल पार्क है, ये वाला, ठीक है। और ये दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स नेशनल पार्क माने जाते हैं। बिग गेम नेशनल पार्क भी इनको कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको लेपर्ड, लायन, चीता सब कुछ मिलता है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे ना शिकार भी बहुत होता है, यहाँ पे स्मगलिंग होती है, पोचिंग होती है बहुत बड़े तरीके से। आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जो इन नेशनल पार्क को एक्चुअली ऑपरेट करती हैं, और वो जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो बेसिकली मिडल ईस्ट के अंदर भी काफ़ी एक्टिव हैं। और मिडल ईस्ट में जो किंग्स हैं बेसिकली वहाँ पे मिडल ईस्ट में, सऊदी वाउदी में, यूएई वगैरह में, वो लोग शिकार करने यहाँ पे आते हैं। तो टूरिज्म और जो शिकार करने लोग यहाँ पे आते हैं वो काफ़ी समय से डिमांड कर रहे थे कि इस एरिया को इंक्रीज किया जाए। तो इस समय ऐसा ही हो रहा है कि वहाँ पे जो तंजानिया की सरकार है वो एक नया प्लान लेके आई है ताकि टूरिज्म और जो यहाँ पे एक्टिविटी है हंटिंग वाली, और वो हंटिंग नॉर्मल हंटिंग नहीं है, वो भैया एंटरटेनमेंट वाली हंटिंग है, उसको बढ़ाया जा सके। जिसके लिए वो लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ गांव जो यहाँ पे हैं जहाँ पे मसाई लोग रहते हैं, उनको वहाँ से डिस्प्लेस करने का प्लान बना रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे हो रहे हैं लार्ज स्केल प्रोटेस्ट। उस कॉन्टेक्स्ट में आपको मसाई के बारे में याद रखना है, बस इतना आपने याद रखना है। तो मसाई एक नोमैडिक और पास्टोरलिस्ट लोग हैं। नोमैडिक और पास्टोरलिस्ट का मतलब ये होता है कि इनके पास कैटल्स होते हैं, बहुत सारी कैटल्स होती हैं, अपनी कैटल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ये ग्रेजिंग करवाने के लिए जाते रहते हैं। तो ये उसका पार्ट होता है, ठीक है। कहाँ पे पाए जाते हैं? प्रेडोमिनेटली कीनिया और नदर्न पार्ट ऑफ तंजानिया में ये पाए जाते हैं। जो नेशनल पार्क है सेरेंगेटी और नोगोरोम, मैंने आपको बता दिया, लोकेशन आपको दिखा दी है, वहाँ पे पाए जाते हैं। ये इनकी जो एक लैंग्वेज होती है वो मा लैंग्वेज होती है, मा बोलते हैं उसको। लेकिन देखिए जो अफ्रीका है ना, वहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, उनकी अपनी एक खुद की लैंग्वेज होती है, लेकिन वो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए डिफरेंट ट्राइब्स वो कुछ और लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। जैसे आप यहाँ पे नागालैंड का एग्जांपल ले सकते हो, अरुणाचल प्रदेश का एग्जांपल ले सकते हो। वहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं, उनकी अपनी खुद की लैंग्वेज है, लेकिन आपस में कम्युनिकेट करने के लिए वो या तो इंग्लिश का यूज़ करते हैं, हिंदी का यूज़ करते हैं, जैसे अरुणाचल में हिंदी का ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी इनकी खुद की लैंग्वेज है, वो मा लैंग्वेज है, लेकिन स्वाहिली जो लैंग्वेज है, जो कि ईस्ट अफ्रीका के अंदर मोस्टली ट्राइब्स के द्वारा बोली जाती है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, तो वो भी करते हैं। मसाई लोग बेसिकली कैटल हर्डिंग करते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। तो जिसके पास जितनी कैटल्स होती हैं उसका उतना ही रिच माना जाता है, उतना ही ज़्यादा बड़ा सोशल स्टेटस उसका माना जाता है। और कुछ खास तरह की इनका पहनावा होता है, इनकी क्लोथिंग होती है, रेड कलर उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट होता है। और कई तरह की सेरेमनीज़ की जाती हैं बेसिकली। देखिए सेरेमनीज़ हर कल्चर में होती है, इंडियन कल्चर कोई भी कल्चर उठा के देख लीजिए, तो अलग अलग सेरेमनीज़ बेसिकली यहाँ पे मानी जाती हैं। जैसे जो छोटा बच्चा होता है जब वो बच्चे से अडल्टहुड में जाता है, अडल्टहुड के बाद वो ओल्ड एज में जाता है, यंग एज में जाता है, ओल्ड ओल्ड एज में जाता है, तो हर जगह पे वहाँ पे सेरेमनीज़ मनाई जाती हैं। और मोनोथिस्टिक रिलीजन है बेसिकली ये। तो उनका एक गॉड है जिसका नाम है एंकाई या एंगाई भी कहते हैं, ये उसको मानते हैं। और ये गॉड ऑफ वेदर और गॉड ऑफ कैटल हेल्थ के लिए माना जाता है। तो अलग अलग प्रैक्टिस जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पे होती हैं। तो सर्कमसीजन, तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का ही वहाँ पे सर्कमसीजन किया जाता है। और उसके अलावा एक और सेरेमनी यहाँ पे होती है इनोतो, जो कि वॉरियर शेविंग होती है। तो लड़कों के जो सर हैं उसको शेव किया जाता है। और भी अलग अलग तरह की सेरेमनीज जो है यहाँ पे मनाई जाती हैं अलग अलग तरीके से। कैटल्स को बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं मसाई लोग, क्योंकि कैटल से इनको मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, और कैटल को बेच के पैसा भी मिलता है भैया, राइट। हालांकि ज़्यादातर जो मसाई लोग हैं वो कैटल हर्डिंग के अंदर ही इन्वॉल्व हैं, लेकिन अभी अभी कुछ लोग पिछले 10-20 सालों से थोड़ा सा टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर भी आ गए हैं बेसिकली। उस कॉन्टेक्स्ट में आपने थोड़ा सा इसको याद रखना है, ठीक है। हमास के बारे में वैसे तो आई होप अगर आप करंट अफेयर वगैरह पढ़ रहे होंगे तो आपको ठीक ठाक से पता ही होगा पहले से। तो हमास के जो लीडर थे, ठीक है, मिस्टर इस्माइल हेनिये, ये भैया अभी ईरान के अंदर गए हुए थे, क्योंकि वैसे हमें को पता ही है कि ईरान हमास को सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन भी है। जो हमास है वो एक सुन्नी इस्लामिस्ट रेजिस्टेंस ग्रुप है, कुछ कंट्रीज को टेररिस्ट ग्रुप भी बोलती हैं, लेकिन जो ईरान है वो ज़्यादातर शिया कंट्री है। तो वहाँ पे आप सुन्नी और शिया का
जो है वो एक मर्जर या मर्जर कहीं या फिर सपोर्ट भी देख सकते हो, जो कि अपने आप में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है यूजुअली। बट फिर भी उनके जो लीडर थे इस्माइल हेनिये, इन्होंने अभी ये ईरान में गए हुए थे किसी काम से क्या कुछ सेलिब्रेशन वगैरह चल रहा था, क्योंकि नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं ईरान के, तो गए थे वहाँ पे इनको मार दिया गया। सोचने की बात है, हमास के टॉप लीडर ईरान में गए और ईरान में इनको मार दिया गया। इजराइल ने सीधा सीधा नहीं कहा कि हम लोगों ने इसको मारा है, लेकिन इजराइल ने उसको मार दिया बेसिकली। तो उनके ऊपर आरोप तो यही लग रहा है, और ऑब्वियसली 99% सच्चाई भी यही है, और तो कौन मार सकता है। तो सोचने की बात है कितनी हाई सिक्योरिटी उनकी रही होगी, फिर भी उनको मार दिया गया। तो इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको इसीलिए बहुत पावरफुल एजेंसी भी कहा जाता है, अपने दुश्मनों को कहीं से उठा के भी मार देती है। अनफॉर्चुनेटली ये सब चीज़ें यहाँ पे सब होती। खैर उसमें हम लोग ज़्यादा पार्ट में नहीं जाएंगे, बट फिर भी थोड़ा आपको हमास के बारे में पता होना चाहिए। पैलेस्टीनियन सुन्नी इस्लामिस्ट रेजिस्टेंस मूवमेंट है 2007 के बाद से। गाजा स्ट्रिप जो है, देखिए ये गाजा स्ट्रिप है यहाँ पे, ठीक है, इसको ये अभी कंट्रोल करते हैं। 1987 में अहमद यासीन के द्वारा इसको बनाया गया था, जब 1987 में फर्स्ट इंटिफाडा हुआ था। इंटिफाडा का मतलब होता है लार्ज स्केल माइग्रेशन, तो उस समय इश्यूज हुए थे, तब इसको बनाया गया था। इसका गोल एक ही है कि भैया डिस्ट्रक्शन ऑफ इजराइल, हम लोग इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करते, इजराइल को ख़त्म करना है, इस पूरी दुनिया से नक्शे से मिटा देना है, ये इनका बेसिकली काम है। उसकी वजह से कई बार वायलेंट एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो अमेरिका, यूके, इजराइल, यूरोपियन यूनियन इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं, वो सब वहाँ पे चल रहा है। और फिलहाल हमास और इजराइल के बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं वो तो आपको पहले से पता ही है। चलिए, रूहा नेशनल पार्क, तो ये रूहा नेशनल पार्क जो है तंजानिया से बिलोंग करता है। थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ज़रा। तो तंजानिया, कीनिया वगैरह में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं। आप जब नेशनल ज्योग्राफी चैनल कभी देखा है अगर आपने ज़िंदगी में, डिस्कवरी वगैरह, वो सब एनिमल प्लेनेट वगैरह जो आता है, उनकी बहुत सारी शूटिंग नहीं होती है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी ग्रास लैंड्स हैं, और जहाँ पे ज़्यादा ग्रास लैंड होंगी वहाँ पे आपको अरबी वॉर्स मिलेंगे, जहाँ पे अरबी वॉर्स होंगी वहाँ पे कार्निवोर्स भी होंगे, राइट। तो ये ग्रास लैंड्स हैं सब बड़ी बड़ी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है वाइल्ड लाइफ की। बड़े बड़े नेशनल पार्क्स यहाँ पे पाए जाते हैं, बहुत फेमस नेशनल पार्क्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो अब तंजानिया की सरकार ने क्या किया, एक तो मैंने आपको बताया था कि मसाई लोगों को फोर्सफुली निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे कुछ एयर स्ट्रिप बनाई गई हैं। यूरोप और अमेरिका वगैरह से हजारों टूरिस्ट हर साल यहाँ पे आते हैं, वाइल्ड लाइफ देखने आते हैं। तो टूरिज्म एक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना, तो तंजानिया की सरकार ने यहाँ पे कुछ एयर स्ट्रिप बना दी हैं, तो सीधा फ्लाइट भैया वो जंगल के अंदर ही उतरेगी। अब आपको एयरपोर्ट पे जाके वहाँ से गाड़ी पकड़ के 4 घंटे ट्रैवल करके जाने की जरूरत नहीं है पार्क में, अब सीधा पार्क में ही लैंड करिए। तो कुछ एयर स्ट्रिप्स जो है यहाँ पे बनाने का वो लिया है। इसमें एक रीज़न तो टूरिज्म हो गया, दूसरा रीज़न ये है कि भैया पोचिंग से लड़ना है, पोचिंग को कम करना है और टूरिज्म को बूस्ट करना है। ये दो चीज़ों के लिए इन एयर स्ट्रिप को यहाँ पे बनाया गया है। इस कॉन्टेक्स्ट में आपने बस इसको याद रखना है कि जो रूहा नेशनल पार्क है ये तंजानिया में पड़ता है, इतना आपसे पूछेगा, ठीक है। जो ग्रेट अफ्रीकन जो रिफ्ट वैली है उसके ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है, ऑब्वियसली ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है अफ्रीका के। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो एलिफेंट्स की है वो बहुत ज़्यादा है। एक ज़माना हुआ करता था जब यहाँ पे 34,000 के आसपास एलिफेंट पाए जाते थे, 2009 की बात है ये। फिर 2015 में जब दोबारा से सेंसस किया गया तो संख्या काफ़ी कम हो गई, 17-18 हज़ार ही रह गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोचिंग यहाँ पे होती है अनफॉर्चुनेटली। तो उन सबको भी कम करने के लिए ये सब यहाँ पे डाला गया है। बस इस कॉन्टेक्स्ट में आपने इतना ही याद रखना है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ISTIC यूनेस्को, ISTC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेंटर फॉर साउथ साउथ कॉरपोरेशन। साउथ साउथ कॉरपोरेशन का मतलब क्या है? साउथ साउथ का मतलब होता है कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज। देखिए दुनिया में जो मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलेंगी। कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पे एक्सेप्शन है, लेकिन मोस्टली आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलेंगी। जो सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, वो तो या तो अंडर डेवलप्ड है, पुअर है, या फिर डेवलपिंग कंट्री है। तो साउथ साउथ कॉरपोरेशन का मतलब ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में आपस में कॉरपोरेशन करना है, ठीक है। ये भी जब आपस में कोऑपरेट करेंगी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो ट्राइबल नॉलेज है, उसको आपस में यूज करना है एक दूसरे के बेनिफिट को लेके, ठीक है। ट्रेडिशनल नॉलेज मतलब जो यहाँ के इंडिजिनस लोग हैं वो जो हमेशा से यूज करते हैं। जैसे आप इंडिया की बात करें तो हम लोग ये कहते हैं भाई अगर किसी को चोट लग गई तो सरसों का तेल में हल्दी मिक्स करके चोट पे, घाव पे लगा लिया, वो ठीक हो जाती है। ये हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज ही तो है।
अगर किसी को स्किन का इशू हो गए हैं तो हम लोग जो नीम के पत्ते होते हैं वो गर्म पानी में डाल के उससे नहा लेते हैं, स्किन के रोग ठीक हो जाते हैं। ये ट्रेडिशन नॉलेज ही तो है। तो ऐसा सब कंट्री में अपने अपने ट्रेडिशन नॉलेज होती है। तो ट्रेडिशन नॉलेज को प्रोटेक्ट किया जाना ज़रूरी है सस्टेनेबल तरीके से, और जो साउथ साउथ यानी कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनके बीच में भी कोऑपरेट करना है ताकि आगे बढ़ सकें इन अ सेंस। तो उस तरीके से यूनेस्को के अंडर में हम लोगों ने ISTIC 2008 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। मलेशिया में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और तब से लेके अब तक जितनी भी मीटिंग होती है सब मलेशिया में होती हैं। इस बार भी जो मीटिंग चल रही है वो मलेशिया के अंदर ही चल रही है। मलेशिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है, मोस्टली जिसको बोलते हैं, उसके अंडर में यहाँ पे मीटिंग चल रही है। कुछ खास इन मीटिंग्स में होता नहीं है, बस वो कहने का मतलब ये है कि बड़ी बड़ी बातें होती हैं, भैया साउथ साउथ कोऑपरेशन करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे प्रैक्टिकली आप साउथ साउथ कोऑपरेशन कैसे कर सकते हो? इसके लिए इन्होंने तरीका बनाया है कि जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि यूनिवर्सिटीज के बीच में हम लोग कोऑपरेट करेंगे। जो यूनिवर्सिटीज के बीच में एक्स स्टूडेंट्स होंगे उनको एक्सचेंज करेंगे। जैसे मान लो इंडिया से कुछ स्टूडेंट बांग्लादेश जाएंगे, बांग्लादेश से इंडिया में आएंगे, मलेशिया से कुछ स्टूडेंट बांग्लादेश में जाएंगे, कुछ श्रीलंका में जाएंगे। तो स्टूडेंट के एक्सचेंज के थ्रू हम लोग इस नॉलेज को शेयर कर सकते हैं दूसरे के साथ। जो रिसर्चर्स होंगे, जो साइंटिस्ट होंगे, जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, वो आपस में एक दूसरी कंट्रीज में विजिट करें, उनके डेवलपमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करें। इससे साउथ साउथ कोऑपरेशन भी होगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगा। ये सब किया जाता है यूनेस्को के अंडर में। इसीलिए यहां पे यूनेस्को का लोगो आप यूज कर सकते हो, यूनेस्को का नेटवर्क आप यूज कर सकते हो, यूनेस्को का नाम आप यूज कर सकते हो, ऑथेंटिसिटी यूज कर सकते हो। ये आपको याद रखना था बस, ठीक है। जो ISTIC है यूनेस्को के अंडर में है, मलेशिया में बनाया गया, तब भी इसको यूनेस्को के अंडर में ही बनाया गया था। यूनेस्को का वर्ड जब किसी चीज़ के साथ जुड़ जाता है तो ऑथेंटिसिटी, नेटवर्क और बेसिकली एक ट्रांसपेरेंसी उसके साथ जुड़ जाती है, तो इसीलिए इसके साथ जोड़ा गया है। प्रैक्टिकली कैसे होता है? स्टूडेंट्स, रिसर्चर, साइंटिस्ट जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। ये आपने याद रखना है बस, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। आई होप ऑलमोस्ट ठीक ठाक टॉपिक कवर कर लिए हैं। कल वीडियो बन गया था, आज वीडियो अपलोड हो जाएगा चैनल पे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में, ठीक है। आप उसको ध्यान से देखें, थोड़ा लंबा सा वीडियो है, लेकिन क्योंकि मेंस वाले वीडियोस हैं तो उसमें टाइम नहीं देखा जाता है, क्योंकि उसमें तो फिर सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो आज वीडियो चैनल पे आ जाएगा। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं आप कौन कौन से टॉपिक से वीडियो चाहते हो, कोशिश करेंगे कि वो टॉपिक्स कवर किए जाएं। अगर ऐसा लगता है कि मेंस में उनका पोटेंशियल है, आने के चांसेस है, वो हम लोग कवर करेंगे। चलिए तो आज करते हैं यहीं पे समाप्त। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।